हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएडी वाले साहित्य अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है, मैंने लिखा है कि स्टूडेंट्स क्या कुछ गलतियाँ करते हैं जिसके कारण से उनका नेट कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, या फिर जिसका नेट होता है उसका जेआरएफ नहीं हो पाता है। ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, ये चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले अपना परिचय देने वाली हूँ, क्योंकि चैनल तो मेरा काफ़ी पुराना है। इन सब चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। इसके साथ साथ मैं ये चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने अपने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए दिसंबर में। मैंने क्या कुछ रिसोर्सेस, क्या कुछ मैंने पढ़ा है और मैंने क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया, इन चीज़ों को लेकर। और आप लोग कैसे तैयारी करें और मैं आप लोगों के साथ क्या कुछ अपनी छोटी सी भूमिका अदा कर सकती हूँ आप लोग के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम कुमारी मौसम है, बट मेरा निक नाम माही है, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर वीडियो में और ज़्यादातर जो मैं प्रयोग करती हूँ वो माही का ही प्रयोग करती हूँ, ठीक है। और मतलब मेरा एजुकेशन फील्ड में नाम कुमारी मौसम ही है। और मैं झारखंड से पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैंने नेट करने से पहले ही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उसके बाद मेरे पीएचडी 2 साल होने वाले हैं, ठीक है। और मैं अभी मन्नू भंडारी कृष्णा श्रवती के उपन्यासों पर कुछ मतलब मेरा इस रिसर्च से टॉपिक रिलेटेड है। तो ये तो मेरी कुछ पर्सनल बातें हो गई। और अब मैं कुछ जो बात करने वाली हूँ कि क्या कुछ मैंने गलतियाँ की है और पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी मैंने कैसे की है, उसको लेकर सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है ना फ्रेंड्स कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है। तो क्या कुछ पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कुछ हम छोड़ दें इन चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो है ना सिलेबस निकालना होगा, ठीक है। जो मैं आप लोगों के साथ मैंने क्या किया था वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। और मैंने क्या क्या यूज़ किया है उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आगे मैं आप लोगों के साथ क्या कुछ योगदान दूंगी वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं बात कर रही हूँ सिलेबस का। तो आपके पास ये सिलेबस है। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि आप लोगों के मन में ये चीज़ें चलता है ना कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो गाइज़, आप लोग इन चीज़ों को सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको हानि नहीं होगा कहीं से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको लाभ ही होगा। तो अगर मान लीजिए कि सिलेबस चेंज नहीं होते तो वो तो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है ना कि आपने इतनी चीज़ों को पढ़ के रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये इस चीज़ का वहम हटा दीजिए कि सिलेबस चेंज होगा तो कुछ रचनाएं चेंज होगी, पूरी की पूरी चेंज नहीं होंगी। ये चीज़ आपको भी पता है, क्योंकि पहले जो सिलेबस चेंज हुए उसके अकॉर्डिंग ये बातें कोई भी इंसान बोल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकलवा लीजिए। ये देखिए जो मैंने किया था। उसके बाद जो भी आपकी रचना है ना, जैसे कि पहले मैं बात करूंगी यूनिट 6 से लेकर 10 तक की, जो कि हमारे गद्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि पद आते हैं पहले 5 में, यूनिट 5 में कविता। और उसके बाद हम बात करेंगे उपन्यास आते हैं, नाटक, निबंध, कहानी, जो भी आते हैं उसको आप निकाल के उसका जो प्रकाशन वर्ष है गाइज वो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे है ना। तो इन चीज़ों को कीजिए। देखिए यहाँ पे ये उपन्यास हैं, इनके भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप इस तरह पहले निकाल लीजिए और इनको सब कुछ को लिख लीजिए, ठीक है। और इसको क्या कीजिए कि जब भी आप सोते हैं एक बार ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ लीजिए। फिर जब सो के जगते हैं तो 2 बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर दिन में भी कभी टाइम मिले तो सिलेबस को निकाल कर सिलेबस को एकदम, बोलता है ना कि घोल बना के पी जाइए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्योंकि अब बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ऐसे भी हैं जिसको नहीं पता कि ये कहानी के अंतर्गत आती है, उपन्यास के अंतर्गत आती है, कि नाटक के अंतर्गत आती है। तो इन चीज़ों को अभी सबसे पहले आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले आप कर लीजिए। उसके बाद मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगी गाइज़, वो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो आप खुद अनुभव करोगे। तो रेडी हो अनुभव करने के लिए? तो सबसे पहले गाइज आप 5 साल के प्रीवियस ईयर निकाल लो, ठीक है। आप 5 साल के प्रीवियस निकाल लो और उसमें देखो कि क्या कुछ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 5 साल के 500 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके मिल जाएंगे डबल शिफ्ट में, जब एग्ज़ाम हुए इस बार तो 1 शिफ्ट में ही हुए थे, तो आपके वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं
ये तो प्रीवियस ईयर के लिए अगर आप बुक बोलेंगे तो मेरे पास मैंने जो यूज़ किया था, ये देखो मेरे पास है ये यूथ कॉम्पिटिशन की, ठीक है। देखिए ये बुक का थोड़ा हालत ख़राब हो गया है क्योंकि मेरे जैसे स्टूडेंट के पास रहेगा तो किसी का भी हालत ख़राब हो जाएगा। तो मैं देखिए इसमें आपको हर जगह पेंसिल का नज़र आएगा, पेंसिल या पेन, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ हो जाएंगी। आप यूथ का ले सकते हो या फिर आप प्रीवियस ईयर निकाल सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। यूथ कंपटीशन की बुक बहुत अच्छी होती है, वो आप ले ही लें, वो चीज़ें आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यूनिट जो हमारा 2 है, यूनिट 2 की बात करेंगे हम, वो हिंदी साहित्य है। उसके लिए आप सरस्वती गोविंद पांडे, आप लोगों के पास बुक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होनी चाहिए। मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। देखिए इस टाइप से मैं थोड़ा जिल्द विल्द लगा के रखती हूँ, बाकी वो ये सरस्वती गोविंद पांडे ही है। इसको आप चैप्टर वाइज कर लीजिए। देखिए मैंने ये सारा मतलब सारे जितने भी देखे, यहाँ पे आपको पेंसिल के निशान दिखेंगे, कहीं कहीं मार्क भी दिखेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। देखिए आपको जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट दिखेंगे ना, पेजेस चलेंगे वहाँ आपको देखिए पेंसिल्स आप गौर से देखिएगा ना, तो आपको ये नज़र आएंगे। देखिए मैं देखिए है ना, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएगा इस, तो आप लोग भी यूनिट 2 के लिए आप बहुत ज़्यादा मत भागिए कि इसको करना उसको करना, आप इससे इम्पॉर्टेंट पढ़ लीजिए। पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है वो मैं आप लोग को बता दूँगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद इसके अलावा भी बोलिएगा कि हाँ दीदी आपने और क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे। तो एक जो मेरे पास है वो है कि ये दृष्टि पब्लिकेशन की, आप लोग के पास भी होगा शायद। तो मैंने इसमें मतलब बहुत इसमें इसको भी मैंने पढ़ा है, लेकिन बट उतना नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ये बुक भी बहुत अच्छी है। पता है ये इस बुक के बारे में मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाई थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सरस्वती गोविंद पांडे को इसमें मिक्स कर दिया गया है। अगर वो दोनों बुक है आपके पास तो ये ज़रूरी नहीं है इतना, हाँ लेकिन अदर चीज़ों के लिए हिंदी साहित्य के अलावा चीज़ें ज़रूरी है, आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी तो सिलेबस चेंज हो गए कि क्या, इस अकॉर्डिंग आप लोग मत ही लीजिएगा इस, ठीक है। लेना है सरस्वती गोविंद पांडे ले लीजिए, और शुक्ल वगैरह तो आपके पास होंगे ही शायद, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी कहानी नाटक निबंध हैं उनको एकदम पढ़ डालिए अच्छे से। आपको वो नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। आपको सर्च कैसे करना है, मान लीजिए कि दुलाई वाली कहानी करना है तो दुलाई वाली बुक पीडीएफ इस तरह से कीजिएगा ना गाइस, वहाँ पे आ जाएगा पीडीएफ में मूल जो हमारी कहानी होंगे उस टाइप से आएंगे। हाँ बहुत सारे नहीं भी मिल सकते हैं तो उसको आप यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं उसके माध्यम से देख सकते हैं, और कोशिश करें कि वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लें। मैंने अपना सारा कुछ शॉर्ट्स नोट्स भी बनाया हुआ था, जैसे मैं आप लोगों से एक शेयर करूँ, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सामान सब शिफ्ट हुआ है तो इधर उधर हो गया है, तो मेरे पास नहीं है, बट मतलब अभी नहीं है। तो मैं एक चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूँ, जैसे कि ये मैंने यूनिट 10 का बनाया था। देखिए यहाँ पे है ना, ये यूनिट 10 का मैंने यहाँ पे इसमें कवर किया था, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों को लाइन बाय लाइन मैंने इसमें लिखा था। तो इसी तरह आप लोग पढ़ के अपना एक अलग अलग नोट्स वैसे ये मेरा यूनिट 10 का ही था, ठीक है। फिर मेरी एक पतली सी बुक है, कॉपी नोटबुक है, जिसमें मैंने कहानी का किया है, फिर उपन्यास का किया है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कविता वाला बात अगर हम करेंगे तो कविता वाला के लिए आपको क्या करना है, जो कि आधुनिक काल की हमारी कविताएं हैं वो हम उसका भी आपको नेट पर अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा ना तो वो आ जाएंगे आपके वहाँ, उसको वहाँ से आप पढ़ लीजिए। अगर वहाँ पे आपको समझना है ना, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, तो आप वहाँ पे लिखिएगा कि अर्थ सहित, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको यूनिट वाइज यूनिट करके उसको वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई। उसके बाद साहित्य शास्त्र के लिए आप बोलिएगा कि दीदी क्या चीज़ करें, तो उसके लिए भी आप ये दृष्टि वाली को पढ़ लें, वो भी आपके लिए हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई आपकी यूनिट 6 से लेकर मैंने 10 तक बता दिया कि उसको क्या करना है, यूनिट 5 भी बता दिया कि उसको कैसे कवर करना है, ठीक है। अगर कोई भी इसमें से आपको चीज़ें नहीं समझ में आए या फिर कुछ मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, मैं आप लोगों का उन चीज़ों को मतलब सॉल्व करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप बोलिएगा कि क्या कुछ जो है क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, उतना सारे बुक मैं कैसे पढूं। तो मैं एक चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ,
शायद यहाँ पे है या नहीं मेरे पास। देखिए जैसे कि जो रटने वाला चीज़ है, देखिए यहाँ पे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है ना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन से आएगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, आएगा ही। तो आपको पता है, इस तरह से लिख लीजिए आप, अरस्तु कब आता है, प्लेटो कब आता है, लोनजाइनस कब आता है, किनका कौन सा सिद्धांत था, है ना। जैसे कि अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है, विरेचन का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। उन सारी चीज़ों को एक जगह लिख लीजिए, वो रटने वाला चीज़ है, ठीक है, या फिर इससे याद करने के लिए। देखिए इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे रचनाएं मैंने लिखी है कि प्लेटो की है, रिपब्लिक है, स्टेटसमैन है, लॉज है, यून है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है, मुझे उम्मीद है इस तरह से। ये देखिए जीरोक्स वाला पेजेस है ना, एकदम इतना ही 100 रुपया का पेजेस मंगा लीजिए। और मतलब देखिए बुक उठाइएगा ना, इतना सा अगर आपको बोलेंगे ना कि गाइस आप इतना रिवीजन कर लो, तो आप लोग कर लोगे। लेकिन अगर बोलेंगे ना सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को उठा के लो गाइस जिससे आप रिवीजन कर लेना, तो थोड़ा सा सोचोगे। लेकिन इसको बोलेंगे ना गाइस आप तुरंत कर लोगे। तो पता है माइंड जो हमारा होता है ना, माइंड मतलब आसान वाली चीज़ों को ना जल्दी करता है। तो वहाँ से आप इस तरह कर करके कर लीजिएगा। मैं और आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मैंने किया है गाइस, और मैंने अपना रिज़ल्ट मेरे सामने है, मैंने देखा है। भले ही मेरा JRF क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन JRF क्यों नहीं क्वालिफाई है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बाकी आप लोग उस टाइम मत ये कीजिए। देखिए जैसे कि मैंने इसका भी किया था कि ये जो हमारे यूनिट 2 है ना, जैसे देखिए जैन साहित्य के बारे में है ना, देखिए है ना, ये जैन साहित्य, पूरा हिंदी साहित्य मैंने इसमें मतलब जितने भी थे हमारे इम्पोर्टेंट। देखिए जैसे कि मैं नाटक वाला की बात करूँ, देखिए हिंदी नाटक जो आते हैं ना, ये यूनिट 10 की मैं बात कर रही हूँ गाइस, ठीक है। तो ये नाटक वाला जो है, यहाँ पे भारतेंदु की कौन कौन से मौलिक नाटक हैं, कौन से अनुदित नाटक, देखिए कितने पेजेस में हुआ है मेरा पूरी नाटक जो इम्पोर्टेंट इसमें आ गया, 1 2 3 4 और 5, जिसमें किसमें देखिए गीति नाट्य वगैरह सारा कुछ है, देख लीजिए यहाँ, है ना। देखिए गीति नाट्य में यहाँ मैंने लिखा है निराला का, पंचवटी, जयशंकर प्रसाद का करुणालय। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ से भी आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह बना के भी करोगे ना गाइस, तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत यूज़फुल रहेगा, आप करके देखना, ठीक है। अगर उससे भी नहीं होता है तो क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है ना, वो कौन कौन से राइटर इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। नहीं तो आप अगर प्रीवियस ईयर करोगे ना गाइस, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कुछ नए राइटर को ऐड कर रहा है, तो मान लीजिए कि मेरा 100 में से अगर 2 4 5 नया वाला छूट ही गया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और उसके साथ साथ आपको RC पे पकड़ मजबूत करना है। और जो हमारा ये आता है रीज़न असर्शन वाला आता है ना, कथन कारण टाइप से जो दिए रहते हैं 2 स्टेटमेंट्स को सही करने के लिए, वहाँ पर उसका आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। वो कॉन्सेप्ट आपका किससे क्लियर होगा, तो वैचारिक पृष्ठभूमि जो है ना, दृष्टि वाले बुक में भी आपको मिलेंगे। वो बहुत कम है लेकिन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वहाँ से भी मैंने तो सारा का नोट्स बनाया हुआ है, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और उन सारी चीज़ों को उसमें देख सकते हैं। जैसे कि फिर है आदिकाल की आपकी रचनाएं होंगी, ठीक है। जैसे आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए है ना, यहाँ पे भी मैंने बनाया काफ़ी, मैंने ये सब लिख लिख के मैंने इसको याद किया हुआ है कि कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे भक्ति काल के संत काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, तो उनको भी आप यहाँ पे एक एक करके ये कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में कौन सा साहित्य इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको ना गाइस, अब मान लो मेरा यहाँ पे बस कहने का मोटिव एक ही है कि कुछ भी पढ़ो जो लग रहा है कि इसको एकदम तथ्यात्मक है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, उसको फटाक से एक अलग से पेज बनाओ, उसको वहाँ पे नोट डाउन करो और उसको बार बार ऐसे ले लो, और जब भी टाइम मिले उसको रिवीजन कर लो। आपके पास आप खाना बना रहे हो, लॉज में हो कहीं भी, अच्छा तो आज इटो देख लेते हैं, खाना बनाएंगे इसके साथ साथ कर ले, खाना इधर बना रहे हो इधर कर लो, एक पेजेस निकाल लो आप, उसको रटना चालू कर दो। अच्छा आदिकाल के अंतर्गत गद्य साहित्य के अंतर्गत ये आते हैं, इसके अंतर्गत ये आते हैं, इसके अंतर्गत ये, तो ऐसे ऐसे करोगे ना गाइस, देखो पढ़ाई को ना प्रेशर में मत लो, एकदम बहुत आराम से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ने से हो जाता है, ठीक है। मैंने इसको मतलब आजमाया है अपनी ज़िंदगी में। और एक बात, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, ये रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:45, और अभी मेरे आसपास सोए हुए इंसान है, थोड़ी सी आपको नींद की आवाज़ जा सकती है, ठीक है, तो उसके लिए उसको इग्नोर कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। देखिए मैंने इतने सारे बनाए थे हिंदी साहित्य में ना, देखिए आप बेसिकली यकीन नहीं करोगे, ये जो मेरा ये वाला बुक है ना, एक नोटबुक है ना,
इसमें भी मैंने सारे रचनाएं ही लिख के रखी, देखो दिखाती हूँ। देखो भाई ये है ना, इसमें भी मैंने ये रचनाएं ही लिखी हुई है सारी, ये देखो है ना, ये सारी हो गई। फिर यहाँ पे देखो भाई ये सारे कुछ ये इस तरह से, मैं देखो दिख पा रहे होगा आप लोग को, ये सारा मैंने नोट्स बना लिए। आदिकाल के अंतर्गत कौन सी रचना आते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत कौन से, रीति काल में कौन से कवि, कौन सी उसकी रचना, आधुनिक काल के अंतर्गत क्या कुछ मतलब इम्पोर्टेंट रचना वगैरह है उनको, छायावाद में हो गए हमारे जितनी भी हमारे आते, फिर उपन्यास, नाटक, निबंध, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है सबको अलग अलग 5-6 पेजेस में करके, आज कहानी रिवीजन कर रहे हैं, कल ये रिवीजन करेंगे, परसों ये रिवीजन करें। ठीक उसी तरह जो हमारा गद्य वाला उसको भी कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। आज पहले पहले तो नोट्स बना के कंप्लीट कर लो, एग्ज़ाम्स के 1-1.5-2 मंथ, एक मंथ तो कम से कम पहले ही सारा कुछ कर लो। एकदम 1 मंथ पूरा छोड़ दो कि मुझे रिवीजन ही करना है, ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ से आप करना, वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, पेपर 1 के लिए भी आप वही करना। और पेपर 1 के लिए तो मैं शायद यहाँ नोट्स नहीं रखी हूँ अपना, बाकी यूनिट 1 के लिए तो मैंने ये सब कुछ इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। जैसे कि जो हमारे भाषा वाला है ना, भाषा वाला सेक्शन के लिए तो कौरवी बोली कहाँ बोली जाती है, इन सब को लेकर, तो वो सरस्वती गोविंद पांडे में भी आपको मिल जाएंगे, और वो उसमें भी है हमारे दृष्टि में भी, तो वहाँ से भी वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात पता है गाइस क्या है कि पेपर 1 पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि आप इतने सारे पढ़ने के बाद ना आप प्रैक्टिस करो, आप खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से कभी पीछे मत जाओ। और ना अगर आपको प्रैक्टिस करने में आपके नंबर कम आते हैं ना, तो बिल्कुल भी ये नहीं होना है कि मेरे तो नंबर इतने ही आ रहे हैं, मेरा कैसे होगा। नहीं, आप जो चीज़ें आपकी गलत हो रही है ना गाइस, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। अगर आप उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे ना, तो वहीं से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उनको लिखो, उनको लिखो, उनको पढ़ो, देखो कि मेरा ये क्यों गलत हो रहा है। उन चीज़ों को पकड़ने का कोशिश करो। ऐसा नहीं कि हम इग्नोर करते जा रहे हैं, इग्नोर नहीं करना है गाइस। ठीक है, तो वो चीज़ें। और मैं जून में खुद JRF के लिए फ़ाइट करने वाली हूँ, तो मेरे जो भी कुछ अभी नोट्स हैं वो मैं अभी टाइप कर रही हूँ। एक्चुअली में मुझे टाइम इसलिए नहीं मिलता है कि मैं टेक्स्ट बुक में फ्रीलांसर एजुकेटर का जॉब भी करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और मैं शादी के बाद ससुराल में ही रहती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे काम वाम भी हो जाता है, तो उसमें भी हो जाता है। फिर मैं PhD जो कर रही हूँ वो रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ, तो मुझे यूनिवर्सिटी वगैरह क्लासेस वगैरह के लिए भी कभी कभी जाना पड़ता है, गाइडिंग के लिए, जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना उसमें, नहीं तो कुछ यूनिवर्सिटी में काम रहता है उसमें भी जाना पड़ता है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। बट मैं अभी इस बार मेरा प्रयास रहेगा कि पहले मैं यूनिट 10 कंप्लीट करवा दूँ, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो सारे कुछ जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने हैंड नोट्स बनाए हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ यहाँ पे। ठीक है, और पेपर 1 की बात करूँ तो यूथ कंपटीशन को लेकर उनका प्रीवियस ईयर पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद मेरे पास तो एक KVS मैदान का बुक है, यहाँ तो शायद बहुत नीचे हो गया है बुक, मैं भी नहीं निकाल पाऊँगी उसे, तो KVS मैदान का बुक है वो भी आप ले सकते हैं, और वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, और उसमें क्या आपका वीकनेस है उनको पकड़िए और वहाँ से सॉल्व कीजिए, क्योंकि बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं गाइस। ठीक है, अब बात है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो मेरा पेपर 1 पे बहुत अच्छा पकड़ नहीं है। मेरा क्या हुआ ना कि पेपर 1 में मैंने 25 क्वेश्चन ही सही किए थे। अगर वही 35-30 के क्वेश्चन के आसपास हो जाते ना तो मेरे हो जाते। तो क्या था कि ऐसे कि नहीं कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं, मैथ्स अच्छा है, मैं जनरल कॉम्पिटिशन करती हूँ, बाकी है ना कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं होने के कारण टाइम टेकिंग हो जाता है। और अगर कोशिश करें कि अगर PC वगैरह है ना तो उसमें माउस के साथ ही प्रैक्टिस करें, और वो क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जाओगे ना गाइस, तो वही चीज़ें आपको वहाँ फाइट करनी है, उसी से आपको करना पड़ेगा। आप कॉपी कलम आपको थोड़ी ना वहाँ पे दिया जाएगा कब वहाँ करो उस तरह से। तो बहुत बहुत आप लोग में से बहुत ऐसे होंगे जिसको कि बहुत ज़्यादा भी नॉलेज होगा, लेकिन वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो यही सारे बहुत सारे कुछ रीज़न रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कर लेते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो कम ही रिसोर्सेज लगाइए, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे ना तो आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया, अपना इंट्रोडक्शन बता दिया, सिलेबस को कैसे पढ़ना है। सिलेबस में सारा प्रकाशन वर्ष कौन सी पत्रिका में आई थी, कितनी भागों में, एकदम छोटा छोटा एकदम अक्षरों में उसमें लिख दीजिए, ये चीज़ें हो गई।
फिर मैंने बताया मैंने क्या कुछ गलतियाँ की थी पेपर वन को लेकर जिसमें नहीं हो पाया था मैं, और वो चीज़ें मैंने बताया। फिर मैंने क्या किया, कैसे नोट्स बनाया था, उन चीज़ों को मैंने उसमें बताया। मैंने किस तरह से अपनी पढ़ाई की, क्या क्या मेरा बुक रहा है। और अगर आप शुक्ल को पढ़ सकते हैं शुक्ल को पढ़िए, वहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। मेरे पास तो शुक्ल के भी बुक है, शायद ये शुक्ल ही है ना, हाँ। लेकिन मैंने इसको भी पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, बट इसका ना लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे पेंसिल से मार्क किया हुआ है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे टफ है सर। और एक बुक मेरे पास और भी है, वो मेरा खुद का बुक नहीं है, वो मेरा लाइब्रेरी का बुक है। एक्चुअली मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया ना, तो वहाँ से मैं कुछ भी अब बुक होते हैं ना वगैरह, बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं ना, तो वहीं से मैं उसको पढ़ती हूँ। एक अरिहंत का है, उसमें क्या होता है ना, कविता के व्याख्या सही दिए हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि जितनी कविताएं हैं ना जो उसमें इंपॉर्टेंट व्याख्या सही था ना, वो चीज़ें मैं आप लोगों से के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपका वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइस इसकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, और अभी जो मैं थोड़ा सा काम करने वाली हूँ, तो वो मैं सोच रही हूँ कि यूनिट वाइज कंप्लीट करवाने का। तो मैं पहले यूनिट 10 कंप्लीट करवा दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस बार अपोजिट डायरेक्शन में चलूँ। तो पहले मैं यूनिट 10 का वीडियो लेकर थोड़ा सा टाइप करती हूँ, मतलब जो मेरे पास हैंड नोट्स हैं उसको मैं टाइपिंग करती हूँ, और टाइपिंग करके आपको ये वीडियो सुबह मिल जाएंगे। और डेली बेसिस पे मैं पहले रूटीन बना लूँगी कि कौन कौन सा दिन में आपको कौन कौन सा क्या कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं टेस्ट दे दूँगी कि इन इतने सारे यूनिट का ये टेस्ट है, वहाँ से आप उसको देना। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगे, तो मैं तो प्रोफेशनली ढंग से अभी मैं आपके सामने आके बोल रही हूँ, इस तरह तो मेरा कोई ये नहीं है मोटिव। तो मैं उसके लिए सोचूंगी, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी। और टाइम तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट ये चैनल काफ़ी पुराना है, बट मैं इस पर काम नहीं करती थी पहले। ऐसे ही जब मैं पीजी टाइम में ही थी ना, तो मेरा नाम से ये अकाउंट था, तो मैंने बस शौक्स के लिए चैनल बना दिया था। तो बस ऐसे ही टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए काम करती थी। और अभी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ूँ, तो अगर पसंद हो तो आप लोग अगर साथ रहेंगे तो मैं उसको पढ़ा दूँगी। और अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, उसको मैं ज़्यादा नहीं ये करूँगी। मुझे थोड़ा पीएचडी में अपना काम है, तो थोड़ा मैं उसको पढ़ लूँगी अपने लिए, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे से मेरी बातें सुन के मेरे से जुड़ के आप लोग के एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे। और आप इसी तरह प्री प्लानिंग कीजिए अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, टेस्ट दीजिए, नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए बार बार। और कभी कभी आप बोलते हैं ना कि दीदी कैसे पढ़ें इतना बड़ा, तो रोज़ का एक, ये तो मेरे पास छोटा वाला डायरी भी नहीं है, शायद मैं एक हैंड नोट्स डायरी रखती हूँ ना, तो मैं आज थोड़ा बाहर गई थी तो वहीं पर्स में ही रह गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कोई वीडियो में से कि डेली का ना लिख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए कि आज ये यूनिट 2 में ये कंप्लीट करना है। आदिकाल, मक्तिकाल, रीतिकाल का ये भाग, शगुन धारा, एक चीज़ लिख लीजिए। फिर गद्य में आ जाइए, गद्य का एक भाग, एक कहानी लिख लीजिए, एक उपन्यास, कुछ भी एक लिख लीजिए, ठीक है। एक एक करके यूनिट वाइज करके और वहाँ पे वो कीजिए, वो चीज़ें आपके कंप्लीट हो जाएंगे गाइस, ठीक है। और रोज़ का कीजिए ना, टाइम सेट नहीं कीजिएगा गाइस, क्योंकि देखिए कभी कभी काम भी आ जाता है, कोई भी स्टूडेंट भी फिर भी उसको काम आता है, तो वो चीज़ें वहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रोज़ का डेली वाइज डेली क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, आज आज इतना कंप्लीट करना। हाँ लेकिन ईमानदारी से, कम ही बनाइएगा गाइस, लेकिन ईमानदारी से 5 ही चीज़ पढ़िए रोज़, लेकिन उसको ईमानदारी से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारा लिस्ट बना दिया और पढ़ा कुछ भी नहीं, फिर पता है हमारी आत्मशक्ति पे चोट लगती है, पता है अंदर से विश्वास टूटता है, पता है अंदर वाला जो मन होता है ना वो हंसता है मेरे ऊपर, खुद के ऊपर, जो भी इंसान ये करता है। क्या